हेलो दोस्तों, एमडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 3 का भाग 6, जिसमें हमारा टॉपिक है अपरा, जिसे इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं। तो आइए अपरा के बारे में जानने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा, जैसे ही मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो आइए अपरा के बारे में जानते हैं हम। अपरा क्या होता है? देखिए, जो अपरा जो हमारा भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण तो आपको पता ही होगा। भ्रूण किसे कहते हैं? जो युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद भ्रूण का विकास होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज में वृद्धि होती है, उसके बाद युग्मनज किसमें परिवर्तन हो जाता है? भ्रूण में परिवर्तन हो जाता है। तो यह वही भ्रूण है। तो भ्रूण की नाभि से एक नलीनुमा संरचना निकलकर माता के गर्भाशय से रोपित होती है या जुड़ी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरा। ठीक है, ये यहाँ पे भ्रूण की क्या है? सेंट्रल पॉइंट, मतलब नाभि है ये। ठीक है, ये है नाभि। ठीक है, जहाँ से एक नलीनुमा संरचना निकल के गई है, और ये किससे कहाँ पे जाके चिपकेगी? गर्भाशय से जाके। ठीक है, तो ये नली क्या कहलाती है? हमारी अपरा। ठीक है, अपरा या प्लेसेंटा। तो जो इसकी जो मान के चलो, ये जो अपरा है वो 18 सेंटीमीटर व्यास की होती है। कितनी ये होती है? ये 18 सेंटीमीटर की होती है। इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 18 सेंटीमीटर। और लगभग इसे इसकी मोटाई देखें तो इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्लेसेंटा। का व्यास होता है 18 सेंटीमीटर और जिसकी मोटाई होती है हमारी 4 सेंटीमीटर। और ये क्या होता है? एक नाभि से नलीनुमा संरचना निकलती है, गर्भाशय से जुड़ती है। ठीक है, ये मादा और शिशु के बीच एक ऐसा संबंध होता है जिससे मादा और भ्रूण दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस अपरा के कार्य के बारे में भी जान लेते हैं हम। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है मादा और भ्रूण के बीच में पोषण का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो इसके कार्य में यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपराह के कार्य। ठीक है, मैं ना वैसे कार्य लिख के बता दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला कार्य होता है पोषण का। ठीक है, नंबर 1 पे पोषण। पोषण का क्या कार्य होता है कि यह अपरा मादा के ब्लड से पोषक तत्वों को खींच करके भ्रूण को देती है या भ्रूण के पास ले जाती है। मतलब मादा के ब्लड में से पोषक तत्वों को खींचती है, खींच करके भ्रूण के अंदर प्रवेश करा देती है, जिससे भ्रूण की वृद्धि हो सके। ठीक है, अगर भ्रूण को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो वो सक्रिय कैसे रहेगा, जीवित कैसे रहेगा, उसमें वृद्धि कैसे होगी? तो इस सब के होने के लिए भ्रूण को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए ये अपरा है मादा के या माँ के ब्लड में से पोषक तत्वों को खींचती है और भ्रूण के अंदर भेजती है। तो इसका पहला पॉइंट ये है। और दूसरा कार्य है वह क्या है? श्वसन का।
तो श्वसन मतलब ये जो अपरा है ये मादा और भ्रूण दोनों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कराती है। ठीक है, क्या कराती है? कार्बन डाइऑक्साइड को भ्रूण से बाहर निकालती है, ऑक्सीजन को लेती है। तो यह उसका क्या करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। इसके बाद अगला है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन का मतलब तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है वे पदार्थ जो अपच होते हैं, मतलब जिन्हें पचा नहीं पाते या फिर पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, जैसे इस भ्रूण ने जो पोषक तत्व ग्रहण किए वो पोषक तत्व अब ग्रहण कर लिए, कुछ पोषक तत्व ऐसे रह गए जिन्हें वो पचा नहीं पाया, कुछ पोषक तत्व पच भी गए तो उनसे एक अपशिष्ट पदार्थ बन गया। ठीक है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ भी क्या होता है? इसी अपराग के द्वारा निकलकर मादा के ब्लड में पहुंच जाता है या ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो कौन सा अपशिष्ट पदार्थ होता है? नाइट्रोजीनस। कौन सा होता है? नाइट्रोजीनस। नाइट्रोजीनस एक अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है भ्रूण के अंदर पोषक तत्व लेने के बाद, तो वो अपरा के द्वारा मादा के ब्लड में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला कार्य है प्रतिरक्षा का। किसका? प्रतिरक्षा का। तो मादा के ब्लड में जो एंटीबॉडीज होती है उस एंटीबॉडीज को ये अपरा क्या करती है? लेकर के भ्रूण के अंदर प्रवेश कराती है, जिससे क्या होता है? जैसे खसरा है, चेचक है, डिप्थीरिया है, ऐसे रोगों से भ्रूण की रक्षा करती है। ठीक है, क्या वो एंटीबॉडीज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है। चेचक है, खसरा है, डिप्थीरिया है आदि जो रोग होते हैं उनसे क्या करता है? ये रक्षा करता है। कैसे? कि जो मादा के ब्लड में जो एंटीबॉडीज पाई जाती है उससे भ्रूण के अंदर प्रवेश करा देता है, जिससे भ्रूण में क्या होता है? एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाती है, एंटीबॉडीज का प्रवेश हो जाता है, तो फिर इसमें रोग नहीं होते। उसके बाद है हमारा हार्मोन का स्राव। ठीक है, तो अपरा होती है वो कौन कौन से हार्मोन का स्राव करती है देखते हैं। नंबर अगला 5 हार्मोन का स्राव। तो देखो जो हमारी अपरा होती है वह कोरियोनिक एक हार्मोन होता है हमारा कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इस हार्मोन का स्राव करता है कौन? अपरा। और इसके बाद में एक हार्मोन और होता है, वो कौन सा होता है? एस्ट्रेडियोल। ठीक है, ये एस्ट्रेडियोल एक हार्मोन होता है, इसे भी स्राव करता है। तथा एक और होता है, वो क्या होता है उसे भी जान लेते हैं। तथा इसके बाद होता है प्रोजेस्टेरोन। इन तीनों हार्मोन का स्राव करता है कौन? अपरा।
ठीक है, तो ये था हमारा अप्रा या प्लेसेंटा के बारे में। तो आई होप आपको यह सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो तो इनकी ना डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप अपरा हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्लेसेंटा भ्रूण का मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ वह स्थायी संबंध है जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है। यह अकेला ऐसा अंग है जो दो प्राणियों के ऊतक से बना होता है। यह एक कैसा अंग है जो दो प्राणियों के ऊतक से बना हुआ है। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे अपरा या प्लेसेंटा की संरचना में लिखेंगे मानव अपरा लगभग 18 सेंटीमीटर व्यास का तथा 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। यह कोरियोनिक प्लेसेंटा कहलाता है जो नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे हम अपरा के कार्य, मतलब मैंने अभी क्या लिखाया था जो अपरा की संरचना में, यह क्या होता है 18 सेंटीमीटर व्यास का होता है, 4 सेंटीमीटर मोटा होता है और नाभिक से मादा के गर्भाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, अब लिखेंगे अपरा के कार्य में नंबर 1 पे पोषण। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे पोषण, उसमें लिखेंगे प्लेसेंटा माता के रुधिर से पोषक तत्वों को गर्भ में पहुंचाता है। गर्भ या फिर भ्रूण कह सकते हैं हम। ठीक है, भ्रूण में पहुंचाता है या गर्भ में पहुंचाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे हम श्वसन। तो प्लेसेंटा गर्भ व मादा के बीच में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। नंबर अगला लगेंगे उत्सर्जन। ये सब मैंने समझा दिया है। ठीक है, समझाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। उसके बाद उत्सर्जन में लिखेंगे भ्रूण में अपचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने नाइट्रोजीनस अपशिष्ट पदार्थ प्लेसेंटा द्वारा माता के रुधिर में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं भ्रूण के अंदर, वह क्या होते हैं, माता के रुधिर में पहुंच जाते हैं या विकसित हो जाते हैं। किसके द्वारा, अपरा के द्वारा। अब है अगला पॉइंट प्रतिरक्षा। ठीक है, देखो प्रतिरक्षा में कौन कौन से होते हैं, डिप्थीरिया चेचक खसरा आदि की एंटीबॉडीज माता के रुधिर से गर्भ में पहुंचती है। जो माता के रुधिर में खसरा है, चेचक है, डिप्थीरिया आदि रोग की क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। वो क्या करती है, भ्रूण या फिर गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाती है। उस जिससे क्या होता है, भ्रूण के अंदर प्रतिरक्षा जो रक्षा कवच होता है वो उत्पन्न हो जाता है और इन रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट था नंबर 5 पे हार्मोन का स्राव। इसमें लिखेंगे गर्भकाल में प्लेसेंटा से कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन स्ट्रेडियोल तथा प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। ये तीनों हार्मोन का स्राव कौन करता है, अपरा। ठीक है, तो आपको अपरा के बारे में अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रसव। प्रसव के बारे में जानते हैं, प्रसव क्या होता है। तो प्रसव क्या होता है, जब भ्रूण या शिशु 9 महीने का पूरा हो जाता है या फिर कह सकते हैं 40 सप्ताह का हो जाता है या फिर कह सकते हैं 280 दिन का हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, भ्रूण गर्भ से बाहर आता है या बाहर निकलता है। ठीक है, जिससे हम डिलीवरी कहते हैं। वह टाइम क्या कहलाता है हमारा, वही प्रसव कहलाता है। ठीक है, प्रसव का मतलब होता है जब शिशु
9 महीने का पूरा हो जाता है, या फिर कह सकते हैं उसे 40 हफ्ते का पूरा हो जाता है, या कह सकते हैं 280 दिन का पूरा हो जाता है। उसके बाद उसका क्या होता है, जन्म होता है। तो जन्म होने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। ठीक है, तो प्रसव के बारे में इतना आप समझ लो बस कि शिशु का जन्म होना क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है दुग्ध स्राव। तो दुग्ध स्राव क्या होता है, जब किसी शिशु का जन्म हो जाता है तो उसके 24 घंटे बाद दूध का स्राव होता है। ठीक है, तो दूध का स्राव होता है या फिर दूध उत्पन्न हो जाता है या दूध निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है, हमारा दुग्ध स्राव कहलाता है। ठीक है, शिशु के जन्म के 24 घंटे बाद दुग्ध ग्रंथियों में दूध बनने लगता है और उसका स्राव होने लगता है, तो यह हमारा क्या कहलाता है, दुग्ध स्राव। इसमें क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन बनते हैं, उनके कारण जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं उनमें वृद्धि होती है, और जो स्तन होते हैं वो उनकी आकार में बढ़ने लगते हैं। वो क्या करते हैं, स्तन आकार में बढ़ने लगते हैं। जैसे ही स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होगी वो उनकी आकार में वृद्धि होगी। ठीक है, इतना समझ लो। और जो हमारा प्रोलैक्टिन, एक प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन होता है जो शिशु के जन्म से 24 घंटे के बाद दूध का स्राव स्टार्ट कर देता है या शुरू कर देता है। ठीक है, शुरू में बच्चे से केवल कोलेस्ट्रॉम, मतलब स्टार्टिंग में कोलेस्ट्रॉम, ठीक है, कोलेस्ट्रम का स्राव होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रम होता है इसका स्राव होता है। यह कैसा होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, जब हमारा दुग्ध सबसे पहले, मतलब कि जैसे शिशु का जन्म हुआ और उसके 24 घंटे बाद जो पहली बार शिशु माँ का दूध पीता है, तो उस दूध में कोलेस्ट्रम ए हार्मोन, या फिर कह सकते हैं यह एक पोषक तत्व है, बहुत ही एनर्जी वाला, जो शिशु के लिए कैसा होता है, एंटीबॉडीज का काम करता है। ठीक है, जो सबसे पहले माँ का दूध होता है उसे शिशु पीता है तो वह सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है, वो पोषक तत्वों को खजाना होता है, ये समझो। ठीक है, इसमें माता की एंटीबॉडीज होती है जो रोगों से शिशु की रक्षा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रसव की हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे प्रसव में अंतिम रजोधर्म के प्रथम दिन से 40 सप्ताह या 280 दिन या 9 माह तक गर्भावस्था पूर्ण हो जाती है। पूर्ण विकसित फीटस गर्भाशय की पेशियों के संकुचन के कारण उत्पन्न दबाव के प्रभाव से गर्भाशय से बाहर आ जाता है, लेकिन इस समय भी यह गर्भाशय से नाभि नाल द्वारा जुड़ा रहता है। जब शिशु का निर्माण होता है या शिशु का जन्म होता है, उसके बाद भी वो क्या करता है, शिशु नाल द्वारा, जो मैंने भी बताया था अपरा, उससे जुड़ा रहता है। ठीक है, बाहर आने के बाद भी इसे धागे द्वारा शिशु की ओर बांधकर निर्जमित, मतलब कि निर्जमित का मतलब होता है संक्रमण से बचने के लिए, संक्रमित से बचने के लिए। ठीक है,
ब्लेड से काट कर अलग कर देते हैं। मतलब कि जो ब्लेड होता है वो एकदम नया होता है, जिससे कुछ भी काटा नहीं होता है, वो ब्लेड असंक्रमित होता है, ठीक है। उससे हम काटेंगे, ऐसे ब्लेड से, ऐसी चीज़ से काटना चाहिए उसे जिससे कि शिशु या माँ के अंदर इन्फेक्शन न फैले, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रसव के कुछ क्षणों बाद एमनियोन, कोरियोन तथा अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसके कुछ समय बाद क्या होता है, एमनियोन और कोरियोन और अपरा, ये तीनों क्या करते हैं, शरीर से बाहर आ जाते हैं या गर्भाशय से बाहर आ जाते हैं खुद ही अपने आप। उसके बाद हम लिखेंगे अगली हेडिंग दुग्ध स्राव। इसमें लिखेंगे सगर्भता की अवस्था में प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से स्तन ग्रंथियों की वृद्धि से स्त्री के बच्च बड़े आकार के हो जाते हैं। जो मैंने बताया था, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होती है। स्तन ग्रंथियों में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, जो स्तन होते हैं उनके आकार में भी वृद्धि हो जाती है, जिससे वो हमें बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे प्रोलैक्टिन के प्रभाव से शिशु के जन्म के 24 घंटे के अंदर दुग्ध स्राव शुरू हो जाता है। जो मैंने अभी आपको एक हार्मोन बताया था, वो कौन सा था, प्रोलैक्टिन, ठीक है। जिसके कारण शिशु के 24 घंटे के शिशु के 24 घंटे के अंदर क्या होता है, दुग्ध स्राव होने लगता है, ठीक है। उसके बाद शुरू में बच्चे से केवल कोलेस्ट्रम, स्टार्टिंग में क्या होता है, कोलेस्ट्रम का स्राव होता है। यह पीले रंग का होता है, जिससे ग्लोबुलिन प्रोटीन, कौन सी, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ग्लोबुलिन, ये वाली प्रोटीन निकलती है, ठीक है। इसमें ना ये वाली प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तो इसमें लिखेंगे जिससे ग्लोबुलिन प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। इसमें माता की एंटीबॉडीज होती है, और इसमें क्या होता है, माता की एंटीबॉडीज होती है जो नवजात शिशु को संक्रमण से रक्षा करती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के मुझे बताएं कि सर यह समझ में नहीं आया, मैं उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इससे लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे ही मैं एक नई वीडियो अपलोड करूंगा या नई वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।